वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री के लिए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका, इसके साथ साथ केंद्र और राज्य की विधायिका, ये दोनों ही यूनिट जो हैं ये काफ़ी बड़ी थी। इस वीडियो के साथ ही ये दोनों के दोनों यूनिट जो है हम समाप्त कर लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे, इसको आप कर लीजिए। दोनों जो अध्याय मैंने जिनके नाम आपको बताए हैं, चाहे वो विधायिका हो केंद्र और राज्य की, चाहे वो कार्यपालिका हो केंद्र और राज्य की, ये दोनों के दोनों जो यूनिट हैं काफ़ी बड़े माने जाते हैं। इस वीडियो के साथ ही दोनों ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में सीधे हम न्यायपालिका की तरफ चलेंगे और आज शाम से पहले पहले आपकी जो न्यायपालिका वाला अध्याय है, चाहे वो संघ की न्यायपालिका हो, चाहे राज्य की न्यायपालिका हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होते हैं, उसको हम आज शाम तक क्लियर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, जिन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ संक्षेप में इन्हें CAG या कैग के नाम से भी जाना जाता है। कैग का जो पद है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में इससे जुड़े हुए जितने भी उपबंध हैं, प्रावधान है, वो दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कैग वाला पद है या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो पोस्ट है, ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये भारत सरकार के अधिनियम 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको ग्रहण किया गया है। नियुक्ति के विषय में बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है, ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, वित्तीय प्रणाली होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लेखाबद्ध करने के लिए एक पदाधिकारी जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है, उसकी नियुक्ति के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, तो जो कैग होते हैं या नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछा जाता है कि कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 148 आप याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि कैग के बारे में 148 से लेकर के 151 तक जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। 148 में कैग के पद को परिभाषित किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक, वित्त का सर्वोच्च संरक्षक या धन का प्रहरी, इन उपनामों से भी जाना जाता है। इसे लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। आखिरकार विपक्ष और कैग के बीच में सामंजस्य एक बना रहता है, और ये सामंजस्य किस लिए होता है कि अगर किसी लेन देन में कोई गलती होती है, कोई भी ऐसी गड़बड़ी होती है, तो उसे विपक्ष को बताने का काम जो है वो कैग का है। ठीक है, तो एक तरह से बैलेंस बना के रखता है ये अपोजिशन के साथ में। योग्यता क्या होती है? कैग को ऑडिट कार्य का विशेष अनुभव हो। हालांकि भारतीय संविधान में कैग की विशेष योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, कार्यकाल के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में इसका भी कोई वर्णन नहीं है कि कैग कितने वर्ष तक जो है अपने पद पर कार्य करेंगे। हालांकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत इनका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष किया गया, या फिर 65 वर्ष, यानी जो भी व्यक्ति जो है कैग के पद पर आसीन किया जाएगा वो 65 वर्ष जब तक उसकी आयु हो जाएगी, उस आयु तक कार्य कर सकता है, या 6 वर्ष तक कार्य कर सकता है, जो भी इनमें से पहले हो जाए। ठीक है, या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल उसका पहले हो जाए, या फिर उसकी 65 वर्ष की आयु पहले समाप्त हो जाए। तो ये दोनों चीजें जो है इनकी कार्यकाल के विषय में जो है बात करती हैं। पदमुक्ति के बारे में बात करें तो कैग जो है अपने कार्यकाल से पहले भी, यानी 6 वर्ष समाप्त होने से पहले भी, या 65 वर्ष की आयु से पहले भी राष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं और पद मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी समय से पहले हटाया जा सकता है। और महाभियोग इन पर किस तरीके का चलाया जाता है? जिस तरीके से न्यायाधीशों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, उसी तरीके से कैग पर भी महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेतन की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कैग के वेतन में संसद कोई भी कटौती नहीं कर सकती है, या इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसका जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है, कैग को कितना वेतन मिलेगा। लेकिन जितना वेतन पहले से निर्धारित है उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। और वेतन दिया कहाँ से जाता है? भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। अब 48 में पद हो गया कैग का। 48 के बाद में 49, 50 और 51। ठीक है, 149, 150, 151, ये 3 आर्टिकल जो हैं ये कैग की शक्तियों और अधिकारों का वर्णन करते हैं। जैसे अगर बात करें आर्टिकल 150 की, तो इसमें केंद्र और राज्यों की जो लेखा होते हैं उनका
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति जो है तय करता है। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, लेखा जो भी होते हैं, अकाउंट वगैरह जो देखे जाते हैं, कितना पैसा निकाला जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, तो उसकी एक तरह से जो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, वो महानियंत्रक और लेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी सलाह से राष्ट्रपति जो है इस चीज़ को तय करता है। आर्टिकल 151 इसके तहत क्या होता है, केंद्र और राज्यों के जितने भी लेखा संबंधी प्रतिवेदन होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा वे राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपे जाते हैं। राष्ट्रपति उन प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखता है और राज्यपाल उन प्रतिवेदनों को कहाँ पे रखता है, विधानमंडल के समक्ष रखता है। फिर उनकी जांच जो की जाती है प्रतिवेदनों की, वो किसके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आर्टिकल 151 में है। कैग जो होता है वो केंद्र की, राज्य की या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी खर्चे होते हैं उनकी जांच और उनकी रिपोर्ट तैयार करने का काम करता है, और वो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत भी कैग के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ कैग के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में किसी भी सरकारी पद को वो धारण नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए देश के पहले कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरहरि राव थे। वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। पदक्रम में अगर बात की जाए तो ये 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में अभी कार्यरत हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा कुछ खास ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से वही पूछा गया है कि 148 वाला जो आर्टिकल है जिसमें कैग के पद के बारे में उपबंध दिए गए हैं, तो डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि महानियंत्रक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं इनके पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें से याद नहीं रखना है। छोटा सा सेशन था, आशा करता हूँ आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।